हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो प्रावैधिक कला से संबंधित है और जिसमें आज हम लोग लगभग 70% सिलेबस एक साथ देखने वाले हैं। यानी महामैराथन होने वाली है, जिसे हम लोग थर्ड कह सकते हैं। महामैराथन थर्ड। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं महामैराथन की, उन्हें आप लोग अवश्य देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही साथ आज अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे बड़े भूभाग को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो सिलेबस है उसके खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड फा तक की प्रैक्टिस हम लोग एक साथ करने वाले हैं। लास्ट वाले खंड आप जानते हैं तीनों 16-16 नंबर के हैं। खंड बा जो है ये 12 अंक का होता है, जबकि खंड आ जो है ये 10 नंबर का होता है। इस टाइप से लगभग 70% सिलेबस एक साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको अंत तक देखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अगर इस वाले पेज की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। आपको टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और बता देगी क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसके नोट्स ले सकते हैं, वीडियोज़ ले सकते हैं और टाइम पे जो है मॉडल पेपर और पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? बेटा, इसका आंसर जो है ये गलत लिखा है। भारत कला भवन अगर कहा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो कि BHU कैंपस में है। BHU कैंपस में पड़ता है ये भारत कला भवन। 1920 में इसकी स्थापना राय कृष्ण दास के द्वारा होती है। 1920 में स्थापना होती है राय कृष्ण दास के द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा। डाटा इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और पुनः रिपीट होने की प्रबल संभावना है। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सुधार करें, भारत कला भवन लिखा है, अगर केवल भारत भवन होता, भारत कला न लिखा होता, भारत भवन होता, तो इसका राइट आंसर हो जाता भोपाल। भोपाल कहाँ पड़ता बेटा? सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन हमें क्यों कराए जा रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे? बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सेक्शन ए होता है यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और वो भी MCQs टाइप का होता है। एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक सही होगा, आपको राइट आंसर लिख देना है। आप सब जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ जानता है, कि जब आप प्रावैधिक कला का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ आपको 2 कापियाँ मिलेंगी। एक इस टाइप की रूलदार कापी मिलेगी और दूसरी जो है बड़ा चार्ट मिलेगा। इन दोनों पे आपको रोल नंबर अंकित करना है और दोनों पे आपको वर्क भी करना है। इस पे आपको जितने भी आलेखन वाले कार्य हैं, आलेखन का कार्य जो भी है, चाहे आप अक्षर लेखन का कार्य करें या फिर सबसे लास्ट वाला सेक्शन होता है प्राविधिक चित्रण, उसे आप करें, समितीय चित्रण इसमें कर सकते हैं आप, तो ये सब काम इस पे आप कर सकते हैं। और जो ये सेक्शन ए वाला खंड है या सेक्शन बी में अक्षर लेखन अगर नहीं करना चाहते हैं, मापने वाला करना चाहते हैं, जिसे हम लोग कणौत पैमाने के नाम से जानते हैं, तो इस पे करना है। जो सेक्शन आगे आता है C और D, वो भी क्षेत्रफल और रचनात्मक ठोस ज्यामिति होता है, उसका काम भी इसी वाली कापी पे करना होता है। तो दोनों कापियों का समान उपयोग है। कुछ लोग परेशान होते हैं कौन सी कापी पे क्या लिखना है। आपको जिस पे जो समझ में आए वो कर सकते हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूँ, इस पे आपको जितने भी थ्योरेटिकल डाटे हैं वो लिखना है और जो बड़ा वाला चार्ट मिलता है इस पे आपको आलेखन वाला कार्य करना है, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या फिर दृश्य चित्रण हो, प्राकृतिक चित्रण हो, वास्तु चित्रण हो या फिर स्मृति चित्रण हो, ये सब काम इस पे करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोग इसलिए कर रहे हैं वे 1 लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि ये 10 प्रश्न आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं और डाटा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न रिपीटेड है। और यही जो सेक्शन ए है इसी को 100% कॉपी किया जाता है TGT आर्ट में भी। TGT आर्ट जब आप देंगे, फाइनली ये पास आउट हो जाएंगे, स्नातक का सर्टिफिकेट लगाएंगे, जब TGT भर्ती आएगी तो उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद पेपर देने के लिए तैयारी करेंगे, तब TGT में आप जानते हैं 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि पूरे के पूरे MCQs टाइप के होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस। इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ, प्रावैधिक कला का केवल एक ही सेक्शन ऐसा है जिसे कॉपी किया जाता है TGT आर्ट में। ठीक, तो ये डाटा दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कहता हूँ बार बार नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? तो बेटा ये अहमदाबाद में पड़ता है, पालड़ी जगह है, अहमदाबाद में पड़ता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये संस्थान है, अहमदाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? तो बेटा कनिष्क की जो मूर्ति है कुषाण काल में बनी थी। ये सारे क्वेश्चंस टीजीटी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, टीजीटी 8 के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? तो अगर शीघ्रता से या जल्दी से किया जाएगा तो उसे त्वरित चित्रण या फिर त्वरित रेखांकन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो बेटा वास पेंटिंग के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर जी को माना जाता है। बंगाल शैली के हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर जी, इन्होंने ही वास पेंटिंग की स्टार्टिंग की थी, वास पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है? बेटा एलिफेंटा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र। कई बार ऑप्शन में मुंबई रहा है, कई बार महाराष्ट्र रहा है, तो एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी का भी संबंध मुंबई से ही है। डाटा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 8 का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राविधिक कला के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो बेटा मेसोपोटामिया जो है सभ्यता मूल रूप से इराक की है, इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई थी, इसका राइट आंसर इराक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है सालार जंग संग्रहालय। बेटा डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सालार जंग संग्रहालय जो है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, और सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है शंखु चौधरी जो है एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ठीक है, मूर्तिकार हैं। शंखु चौधरी जी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, पूछा गया है दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया है? तो बेटा जो दिलवाड़ा मंदिर है मूल रूप से मरकाना मार्बल्स से बना है, मरकाना मार्बल्स यानी मरकाना संगमरमर से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? द लास्ट जजमेंट जो है मूल रूप से माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था, फेमस चित्र है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन। द लास्ट सपर के लिए लियोनार्डो दा विंसी चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, पूछा गया है द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? तो राइफल साहब ने इसे बनाया था, द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र। डाटा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो जिसे हम लोग बिहार, आज की डेट में भी बिहार के नाम से जानते हैं, उसी बिहार में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। विहार होता है, विहार, गुफा होती है बिहार, बौद्ध भिक्षु वहीं रहते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है मगध राज्य की नींव किसने डाली? तो मगध राज्य की स्थापना बिंबसार ने की है, बिंबसार, ध्यान रखना है, बिंबसार इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पे होता है? तो मुंगेर एक जगह पड़ता है बिहार में, 3 दिसंबर 1882 को इनका जन्म होता है, नंदलाल बसु जी का। ये मुंगेर में पैदा होते हैं, नाम नंदलाल बसु पड़ता है, ठीक है, बिहार एक जगह है, ध्यान रखना है, बिहार प्रांत में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 बंगाल शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तो वास पेंटिंग या वास चित्रकला या वास तकनीकी के नाम से बंगाल शैली को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो बेटा सम्राट अशोक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो मूल रूप से पाटलिपुत्र को बनाई थी, पाटलिपुत्र को सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रौद्र रस का रंग क्या होता है? बेटा रौद्र रस का रंग भी लाल होगा, ठीक है, लाल, तो लाल रंग होता है रौद्र रस का। और क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला में स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
तो सेक्शन ए में हम लोग 21 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी टीजीटी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई 2010 में पूछा गया है, कोई 17 में पूछा गया है और कोई 21 में भी पूछा गया है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी एक प्रश्न पूछा जाता है, 12 अंक का होता है। इसे अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपके 12 अंक पक्के हो जाते हैं। ये अनिवार्य खंड है। जितने भी खंड आज आपको पढ़ाए जाएंगे, अब बी सी डी ई, ये चारों खंड अनिवार्य खंड हैं। 60% यही सिलेबस है, तो इसे हर हालत में आपको करना ही होता है। सेक्शन भी 12 अंक का होता है। आपको बता दें, अक्षर लेखन यहाँ पे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत से लोग अक्षर लेखन पे ही जो है डाटा अपना खर्च करते हैं और इसी पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर अक्षर लेखन में आपकी जो है रुचि नहीं है तो आप परेशान ना हो। अक्षर लेखन या फिर आपके पास कर्णवत पैमाना जिसे हम लोग मापनी के नाम से जानते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है और फाइनली आपको 12 अंक ही मिलेंगे। या तो आप अक्षर लेखन करिए या फिर आप कर्णवत पैमाना वाला सॉल्व कर दीजिए मापनी का क्वेश्चन, जिसे हम लोग विकर्ण मापनी के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में विकर्ण मापनी ही दिया गया है, विकर्ण मापनी आपको सॉल्व करना है। या तो आप अक्षर लेखन करिएगा या फिर विकर्ण मापनी करिएगा। अगर आप अक्षर लेखन की प्रैक्टिस किए हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग अक्षर लेखन से भी संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे और कर्णवत पैमाना से भी संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अक्षर लेखन की बात करते हैं। तो बेटा, अक्षर लेखन में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी हाइट ज़्यादातर 3.5 सेंटीमीटर ही रही है। और 3.5 सेंटीमीटर में हाइट में अगर आपको क्वेश्चंस करना है तो आप सब जानते हैं 4.5 सेंटीमीटर ये वाली रेखा खींचनी होती है। और अक्षर लेखन का जो मेन रीजन होता है, पूछने का तरीका होता है, वो यही होता है बेटा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कौन सा लेटर कितने खाने छकाएगा। खाने का मतलब यहाँ ये होता है आधा सेंटीमीटर का दायां और बायां साइड। सबसे पहले आपको आधा सेंटीमीटर में सबको डिवाइड कर लेना होता है, जिससे कि आपके अक्षर साफ सुथरे और जो है सुव्यवस्थित ढंग से लिखे जा सकें। तो जैसे आधा सेंटीमीटर में डिवाइड करने का मतलब ये हो गया, मान लो आपको W या फिर M लिखना है, तो इसके लिए आपको कितने खानों की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप से जो है हमें 5 खानों की ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा खाना जो है M ही छकाएगा या फिर W छकाएगा। ये 2.5 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी होती है, ऊपर वाली या फिर नीचे वाली भी 2.5 सेंटीमीटर की दूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है 5 खाने छकाए जाएंगे। आधा सेंटीमीटर के 5 खाने M या W लिखने में लगता है। तो इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ, A से Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके मैं नंबरिंग बता दे रहा हूँ और उन्हें आप लोग याद कर लीजिए। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले गए हैं, सबसे ज़्यादा खाने छकाने वाला अक्षर कौन सा है, तुरंत W या M होता, ऑप्शन में मार देना था, फटाक से राइट आंसर बन जाता है। जैसे शब्द कहा गया है ISOMETRIC, आइसोमेट्रिक शब्द छाया युक्त अंग्रेजी अक्षर में चित्रित कीजिए। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइसोमेट्रिक आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आइसोमेट्रिक कितने खानों के लिए हमें शब्द बनाना होगा, यानी कितने खाने हमें पहले बनाने होंगे तब ये शब्द लिख जाएगा। तो जैसे काउंटिंग करिए, I 1 खाना, S 4 खाना, O 4 खाना, M 5 खाना, E 4 खाना, T 4 खाना, R 4 खाना, I 1 खाना और C 4 खाने छकाएगा। फिर इनके प्रत्येक के बीच में एक एक खाना आपको छोड़ के लिखना होता है, क्योंकि मिलावट आप कितनी अच्छी लिखेंगे, थोड़ी सी तो दूरी आपको छोड़नी ही होती है। तो इस टाइप से जब आप काउंट करेंगे, 4 1 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 4 30, 1 31। तो इस टाइप से तो 31 अक्षर आए, लेकिन इनके बीच में भी तो आपको खाने छोड़ने होंगे। स्टार्टिंग से एक खाना, लास्ट में एक खाना और बीच में भी एक एक खाने छोड़ने होंगे। तो इस टाइप से जब आपका बनेगा तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अक्षर और इसमें ऐड करना है, यानी 10 खाने और बनाने हैं। इस टाइप से आपको टोटल जो है 41 खानों का एक श्रृंखला बनाना है, यानी 20.5 सेंटीमीटर की रेखा इस टाइप से खींचनी है। हाइट 3.5 सेंटीमीटर कहा है, इसलिए इसकी हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर आपको खींचनी होगी, क्योंकि आधा सेंटीमीटर नीचे छोड़ना है, आधा सेंटीमीटर ऊपर छोड़ना है, जिससे साफ साफ अक्षर आपको दिख सके। अब काउंटिंग तो हो गई आपकी कि 41 खाने आ रहे हैं, यानी 20.5 सेंटीमीटर की रेखा इधर खींच दीजिए और 4.5 सेंटीमीटर की रेखा इधर खींच दीजिए। उसके बाद 20.5 सेंटीमीटर रेखा आपने खींची, इसी के पैरेलल में आप सीधे सीधे खींचते चले जाइए।
ठीक है, पैरेलल में डाटा खींचते यानी समानांतर रेखाएं खींच दीजिए। अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है यानी 9 रेखाएं आपको बड़ी बड़ी खींचनी है और फिर खड़ी खड़ी कितनी खींचनी है, 41 रेखाएं खड़ी खड़ी आपको खींचनी है। जब ये ग्राफ आप मेंटेन कर लेंगे तो आपको अक्षर लेखन में कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत सरल टॉपिक है, समझने में फेर होता है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर सेक्शन ए हम लोग अक्षर लेखन कर दे रहे हैं और सेक्शन बी में थोड़ा सा हम जानते हैं, जैसे जो है आरएफ निकालना हम जानते हैं, उसे कर दें तो क्या 12 अंक मिल जाएंगे? बेटा 2 में से कोई एक को ही आप 100% करिए। ऐसा नहीं है कि 50% यहाँ कर दिए 50% इसके अथवा वाले में कर दीजिए, ऐसा करने से गलत हो जाएगा। तो एक पे ही कंसंट्रेशन करिए और उसी को आप फाइनली बना दीजिए। अगर आप अक्षर लेखन में जो है अपने आप को निपुण पाते हैं तो आप यही वाला डाटा करिए। तो इसे करने में कोई असुविधा नहीं है। लेटर राइटिंग का खेल होता है, कितने लेटर कौन सा जो है कितना खाना चकाता है, इसे काउंट कर लेना है, बस आराम से हो जाएगा। आधा सेंटीमीटर में बढ़िया ग्राफ मेंटेन कर लीजिए। 9 लाइनें इस टाइप से बेड़ आपको खींचनी है और 41 लाइनें इस टाइप से आधा सेंटीमीटर में समानांतर खींच देनी है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। सीधी रेखा में लिखना भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आई लिखा गया, एक खाना छोड़ के आप आराम से आई लिख दीजिए, सीधे एक रेखा में आ जाएगा इस टाइप से। ऊपर वाला एक खाना छोड़ देना है, नीचे वाला एक खाना छोड़ देना है। आई हो गया, एक खाना छोड़िए, देन एस स्टार्ट करिए। एस 4 लाइनों में जाता है तो एस इस टाइप से 4 लाइनों में जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइप से एस चलेगा और इस टाइप से यहाँ घूम के और इस टाइप से एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस भी इस टाइप से आपका चल चुका है और एस भी इस टाइप से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आई लिखेंगे, देन एस लिखेंगे, देन ओ लिखेंगे, देन एम लिखेंगे, देन ई लिखेंगे, देन टी लिखेंगे, देन आर लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, फिर सी लिख देंगे। तो इस टाइप से डाटा तो आपका कंप्लीट हो गया। जो अक्षर आपको कहा गया था वो अक्षर की आपने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं भर दिया। लेकिन इससे कब आप एकदम श्योर हो जाएंगे, कब आपका ये जो है डाटा लिखने का जो अक्षर लिखने का तरीका है एकदम फिट हो जाएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस, एक ही प्रश्न की प्रैक्टिस 4 से 5 बार कर लेंगे, तब आप में जो है काबिलियत आ जाएगी, निपुणता आ जाएगी। ठीक है, तो एक प्रश्न की प्रैक्टिस 4 से 5 बार आप अवश्य करिए। ज़्यादातर डाटे 3.5 ही सेंटीमीटर में पूछे गए हैं, इसलिए इसी की प्रैक्टिस करिए। 4.5 सेंटीमीटर खड़ी रेखा खींचिए और 41 सेंटीमीटर बेंड रेखा खींचिए, उसके बाद समानांतर कर दीजिए, देन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखने के बाद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या इसे डार्क में बना देना है? पहले तो आपको पेंसिल और पटरी की ज़रूरत होगी। पेंसिल पटरी से जब आप बना लेंगे उसके बाद थोड़ा सा डार्क बना देंगे तो थोड़ा लिखने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो डार्क बना सकते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से आप फाइनली इतना कर लेते हैं तो आपका 6 अंक पक्का हो गया, यानी 6 नंबर पक्का हो गया, कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ है। 6 अंक इससे मिल जाएंगे। अब 6 अंक अगला एक लेटर और लिखना है आपको, वहाँ से मिल जाएगा, कुल मिला के 12 अंक हो जाएंगे। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन कहा गया है खंडबा है। 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में तिरछी लिखाई अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। एकता में ही शक्ति है, अथवा UNITYISTHESTRENGTH। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट का ज़रूर ध्यान देना है, कौन सा लेटर कैपिटल में है, कौन सा स्मॉल में है, कहाँ पे कामा लगा है। जैसे स्टार्टिंग में कामा लग के स्टार्ट होता है, कामा लगा देना है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप लगा देना है। कौन सा अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लेटर में है, कौन सा स्मॉल लेटर में है, ये ज़रूर ध्यान देना है। जैसे यूनिटी लिखना है तो यू कैपिटल में है, उसके बाद NITY जो है स्मॉल में है, उसके बाद IS इस स्मॉल में है, फिर THD ये भी स्मॉल में है, उसके बाद स्ट्रेंथ STRENGTH। तो इस टाइप से पूरा का पूरा जो आप लाइन खींचेंगे वो 1 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो हाइट ली गई है ये टोटल 1 सेंटीमीटर है। इसमें कोई लेटर ऊपर जा रहा है तो कोई लेटर नीचे जा रहा है, इसलिए आप पूरी जो लाइनिंग ये खींच रहे हैं 4 लाइनों में, इसकी टोटल ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। इसमें ये नहीं देखना है कि ये वाला अक्षर तो आधे सेंटीमीटर में हो गया और ये वाला
आधा सेंटीमीटर नीचे गया है, ऊपर वाला छूट रहा है। ऐसा नहीं होता है, पूरी काउंटिंग हो जाती है 1 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे आप कुछ लेटर्स ऊपर लिखेंगे, कुछ लेटर नीचे लिखेंगे, जैसा प्रश्न पत्र में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करना है। अपने साइड से कुछ नहीं करना है। आपको 100% सही अंकन किया जाएगा, 100% आप अच्छे अंक पाएंगे। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तब भी वही डाटा है। लाइनिंग आपको केवल 1 ही सेंटीमीटर खींचनी है, उसमें आपको मिड पॉइंट में लिखना है। जैसे आप मात्रा ऊपर वाला चढ़ाते हैं, जैसे ए का मात्रा हो गया, ओ का मात्रा हो गया, तो ऊपर वाली लाइन में जाएगा। छोटा ऊ का मात्रा हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, इस टाइप से जब लिखेंगे तो वो नीचे वाली लाइनों में आ जाएगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आराम से आपका अंकन हो जाएगा। जैसे एकता में ही शक्ति है, तो इस टाइप से जब आपको लिखना है तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए, जिसे आप 4 खंडों में डिवाइड कर लीजिए। 1 ही सेंटीमीटर में बार बार क्वेश्चंस दिया गया है। लगातार 8-9 साल की आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, देखेंगे सभी में यही डाटा मिलता है। तो 1 सेंटीमीटर लाइन बहुत अच्छा ढंग से रहता है। जो इंग्लिश वाली कॉपी आती है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप प्रावैधिक कर रहे हैं, बना लीजिए तो और अच्छी बात है। ठीक है, पेंसिल और पटरी लीजिए, आराम से लाइनिंग खींच लीजिए, 1 सेंटीमीटर बीच की दूरी रखिए और फिर बना लीजिए। उसमें आप 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर आपका पक्का हो जाएगा कि 6 अंक आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो 6 अंक यहाँ के और 6 अंक ऊपर वाले के, इस टाइप से 12 अंक आपके पक्के हो जाते हैं इस खंड से। अब मान लो आपको ये लेटर काउंटिंग में और इसमें लेटर राइटिंग में दोनों में दिक्कत हो रही है, इसे आप नहीं करना चाहते, तो कोई दूसरा ऑप्शन है? तो जी बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है, जिसे हम लोग कर्णवत पैमाना के नाम से जानते हैं। अगर इसमें आपकी रुचि नहीं है तो यहाँ पे R लगा होगा आपके पेपर में और साफ साफ लिखा होगा अथवा, फिर प्रश्न दिया रहेगा कर्णवत पैमाना का। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आपको बराबर ही अंक मिल जाएंगे। कर्णवत पैमाना होता क्या बेटा? तो कर्णवत मतलब होता है तिरछा, और तिरछा मतलब 3 डाटा जिसे पढ़ना हो, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। 3 डाटा जो पढ़ लेता हो उसे हम लोग रखेंगे इसमें, यानी 3 मापों को दर्शाया जाए, वही है विकर्ण मापनी। और विकर्ण मतलब होता है तिरछा, तो तिरछी मापनी करने वाला जो है डाटा स्केल, वही है विकर्ण मापनी। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में कहा गया है 1 मीटर का 100वां भाग नापने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 3 सेंटीमीटर द्वारा 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई है। विकर्ण मापनी पे 3.64 मीटर अंकित करना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको RF निकालना होगा। RF के लिए कहा गया है 3 सेंटीमीटर बराबर 1.2 मीटर। तो 3 सेंटीमीटर लेना है, 1.2 मीटर ले लेना है। अब मीटर और सेंटीमीटर यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट को सेम करने के लिए आपको कुछ गुणा भाग करना होगा। तो यहाँ आप 100 से जैसे भाग करेंगे, गुणा कर देंगे, डाटा बन जाएगा 120। तो 3/120 इसका जो है RF निकल के आया 3/120। अगर इसका सरलीकृत रूप लिख देंगे तो 1/40 जो है इसका RF हो जाएगा, यानी निरूपक भिन्न हो जाएगा। तो RF निकल के आया 1/40 बेटा। इसका डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और RF का कोई यूनिट नहीं होता, इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना है। बहुत बार ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो RF का कोई जो है यूनिट नहीं होता है। 1/14 इसका राइट आंसर हो गया। तब RF आपने निकाल लिया है, अब डाटा निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। आगे हम लोग आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है रेखा खींचनी है, जिस पे हमें अंकित करना है 3.64 मीटर। यानी अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का कोई डाटा ले लेते हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा। अब इन लोगों ने तो इसमें डाटा 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची है, उसे बराबर भागों में बांटा है। तो हमें 6 सेंटीमीटर नहीं, मान लो 4 ही सेंटीमीटर खींचना है, तो 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए और उसे 4 बराबर खंडों में डिवाइड कर दीजिए। तो 1, 2, 3 और 4, इस टाइप से 4 खंडों में आपने बांट दिया। अब प्रत्येक खंड जो है 1-1 मीटर पढ़ रहा है, ये 1-1 मीटर हर एक खंड है। तो ये फर्स्ट वाला जो खंड है इसको भी आप 10 बराबर भागों में बांट दीजिए। अब इसे जब आप 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो इस टाइप से आएगा, 1-1 खंड 10-10 मीटर को पढ़ेगा, क्योंकि आपने 10 बराबर भागों में बांटा है इसे। तो एक खंड 10 मीटर को पढ़ेगा। और जब 10-10 मीटर इस साइड में आपने बांट दिया है, तो फिर जो आपका ये वाला खंड है इसे भी आप जब 10 बराबर भागों में बांट देंगे, 10 बराबर भागों में,
तो जो ये वाला खंड चलेगा, ये वाला, ये प्रत्येक खंड पढ़ेगा 1 सेंटीमीटर को। अब यहाँ सेंटीमीटर की नहीं बात हो रही, मीटर की बात हो रही है, तो ये 1 मीटर को पढ़ लेगा। तो इस टाइप से आपको 100% जो कहा गया है वही डाटा फिलअप कर देना है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब जो पहला वाला खंड है इसे आपने 3 खंडों में टोटल डिवाइड किया, जैसे इस टाइप से आपने डिवाइड किया, देन इस टाइप से आपने डिवाइड किया, और फर्स्ट रीडिंग तो आपकी 100% हो ही रही है, 1 मीटर तो पढ़ ही रहा है। तो इस टाइप से ये जो 64 पढ़ना है इसको आप इसी वाले खंड में यानी विकर्ण मापने में ही पढ़ पाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक तो 300 मीटर आपने पढ़ ही लिया, लेकिन आपको चाहिए 3.64 मीटर, और 64 मीटर आपको इसमें पढ़ना है। तो 6 के लिए यानी 60 मीटर के लिए इस पे टोटल 6 खाने हमें आगे जाने होंगे। तो इस पे तो आप 6 खाने आगे चले जाएंगे, 60 हो जाएगा, लेकिन 4 खाने किधर से जाएंगे? तो बेटा 4 खाने इस साइड से चलना पड़ेगा, वो भी विकर्णतया यानी तिरछा। तो चौथे खाने पे आप जब यहाँ पहुँचेंगे तब आपका काम बन पाएगा 64 के लिए। आइए ढंग से समझते हैं। सबसे पहले आप सीधी रेखा खींचिए, उसके बाद उसे 4 बराबर खंडों में डिवाइड कर लीजिए। जो जो आप कर रहे हैं वही आपको रचना विधि में लिखनी है। 4 बराबर खंडों में डिवाइड कर लिया, प्रत्येक खंड 1 मीटर हो गया। पहले वाले खंड को 10 बराबर भागों में इस टाइप से आपको डिवाइड कर लेना है, 10 बराबर खंडों में, ठीक है। तो आपने 10 बराबर भागों में इसे बांट दिया है, 4 खंडों में डिवाइड किया। पहले वाले खंड को 10 बराबर भागों में इस टाइप से आप बांट दीजिए कि 10 भाग हो जाए, एक भाग 10 मीटर पढ़ लें। उसके बाद जो ये वाला स्टार्टिंग वाला है इसे भी आप इस साइड से 10 बराबर भागों में बांट दीजिए, इस साइड से। और जब 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो 10वां भाग सबसे ऊपर होगा और यहाँ का स्टार्टिंग वाला पहला भाग सबसे कॉर्नर पे होगा। तो यहाँ का 0 और ऊपर वाले के 1 में डिवाइड करना है, इस टाइप से मिलाना है, तिरछा हल्का सा चलना है। तिरछा चलने से, विकर्णतया चलने से फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ 8वें पे जाएंगे तो यहाँ ऊपर 9वें पे जाएंगे, यहाँ 9वें पे जाएंगे तो यहाँ 0 पे जाएंगे। और इस टाइप से जब तिरछा आप चलेंगे तो फाइनली तिरछान से आपकी दूरी एकदम कंफर्म हो जाएगी कि मान लो 4 चलना है तो इस वाले पे चौथे डाटा जब आप जाएंगे और यहाँ से तिरछा चलेगा डाटा सब, तो एकदम मिड पॉइंट में 4 पे ही आप पहुँच जाएंगे, जैसे ये फिगर में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं ये वाली रेखा तो एकदम सीधी है, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग से ये है, 0 से आई है 1 पे गई है, 1 से आई है 2 पे गई है, 2 से आई है 3 पे गई है, 3 से आई है 4 पे गई है, ऐसे विकर्णतया तिरछा चल रहा है ना। और लास्ट वाला 9वां वाला 10 पे जाके मिला है, यानी 0 पे मिला है। तो इस टाइप से ये विकर्णतया काट दिया गया है, 10 बराबर भागों में इस टाइप से और 10 बराबर भागों में इस टाइप से भी। अब करना क्या है, अगर इसे आपको रीड करना है तो इस साइड में आपको 64 पढ़ना है, तो इस पे आपको 6वां खाना, इस पे 6 खाने, इस पे आपको 6वां खाना देखना है और इस पे आपको चौथा खाना देखना है, क्योंकि हमें 4 रीड करना है लास्ट का। तो 64 यानी चौथा खाना इस साइड में और 6वां खाना इस साइड में, जिस बिंदु पे पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहीं से आपको सीधी रेखा खींच देनी है और वही आपकी अभीष्ट रेखा कहलाई जाएगी। अभीष्ट रेखा ये वाली हो गई। तो जैसे 300 तो आपने 100, 200, 300 तो इधर आपने यानी 3 मीटर, अगर 1 मीटर देखा जाए तो 3 मीटर इधर आपने रीड किया और 60 इस पे रीड किया, 60 इस वाले पॉइंट पे रीड किया और 4 इस पे। इस टाइप से जो आपने ये वाली अभीष्ट रेखा बनाई है ये आपकी 3.64 मीटर की ही रेखा है। 3.64 मीटर की आपने अभीष्ट रेखा खींच दी है, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, जटिल प्रोसेस यहाँ भी नहीं है। आरएफ निकालना है। आरएफ कैसे निकालते हैं, चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। अब चित्र पे माप 3 सेंटीमीटर रखना है, वास्तविक माप इसकी 1.2 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जैसे आप गुणा करेंगे तो 100 से जब गुणा होगा तो 1 पॉइंट, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 0 हट जाएगा। तो इस टाइप से 3/120 हो जाएगा। इसे न्यूनतम में कर लेंगे, 1/40 जो है इसका आरएफ निकल के आ जाएगा। आरएफ आपको इसके ऊपर लिख देना होता है, बार बार 140 होता है। उसके बाद इसे 4 खंडों में डिवाइड कर लेना है। एक रेखा खींचिए, उसे 4 बराबर खंडों में, चाहे इस टाइप से तिरछी कोई बराबर दूरी भरिए फिर कट करिए, या फिर आप कोई चाप लीजिए, 1 2 3 4 कट कर दिया।
4 बराबर खंडों में काट दिया, 1-1 मीटर प्रत्येक खंड रीड करेगा। आप जानते हैं फर्स्ट वाले खंड को 10 बराबर भागों में इस टाइप से कट करना है, देन फिर इस वाले साइड से भी आपको 10 बराबर खंडों में काट लेना है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ये वाला खंड जो है इधर से जो आपने कट किया ये 1-1 खंड 10-10 मीटर पड़ेगा, लेकिन ये वाले जो 1-1 खंड हैं ये 1-1 मीटर 1-1 खंड रीड करेंगे। देन आपको जो है विकर्णतया मिलाना होता है। जो पहला वाला खंड होता है इसे तिरछा मिलाना होता है, ठीक है। इस टाइप से तो आपने कर दिया, लेकिन जब ये चलेगा तो ये तिरछा चलेगा, इस टाइप से तिरछा, इसे ही विकर्ण कहते हैं। तो ये 1-1 मीटर रीड करने के लिए इस टाइप से तिरछा चलता है। जैसे यहाँ से आप 0 पे गए तो ऊपर वाले 1 पे मिलेगा, यहाँ पे आप 1 पे गए तो यहाँ पे आपको 2 पे मिलेगा, यहाँ पे आप 2 से गए तो यहाँ पे आपको तीसरे पे मिलाना है, तिरछा चलना है, तब जाके 1 मीटर रीडिंग हो पाएगी। तो इस टाइप से आप 100% कर सकते हैं, जो डाटा दिया गया है उसी को ही निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3.64 मीटर कहा गया था, हमने 3.64 मीटर की रेखा खींच दी है, जो कि इस वृत्त में दिखाया जा रहा है। और फाइनली अभीष्ट यही रेखा होगी, मापनी पे यही रेखा होगी जो कि 6.64 मीटर दूरी निरूपित कर रही है। अब आपने जो जो किया है वो आपको रचना विधि में यहाँ अवश्य लिखना है। तो रचना विधि में आपने क्या लिखा, सबसे पहले हमने RF निकाला, RF निकल गया। उसके बाद हमने एक रेखा खींची जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, फिर उसे 4 बराबर खंडों में डिवाइड कर लिया। प्रत्येक खंड 1-1 मीटर पड़ रहा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हमने रीडिंग दिखा दी है, तो इस टाइप से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। फिर पहले वाला जो सेंटीमीटर था उसे 10 बराबर खंडों में बांट किया, 10वां खंड जो है 10 मीटर दर्शा रहा है, इस टाइप से। फिर उसका जो है क्रमबद्ध डाटा डिवाइड किया, तो इसे 1-1 खंड 1-1 मीटर रीड कर रहा है, इस टाइप से हमने फाइनली जो है 3.64 मीटर की दूरी अंकित की है, जो कि विकर्ण मापनी पे अभीष्ट दूरी है, ठीक है। ये डाटा समझ में आ गया होगा, 2-3 बार हमने रिवाइज कर दिया है, आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की तरफ। नेक्स्ट खंड क्या होता है डाटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सा, खंड सी, जिसे हम लोग क्षेत्रफल या फिर दीर्घवृत्त के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, परवलय, आयतपरवलय सब आते हैं आपके सिलेबस में, लेकिन जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बने हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहा गया है किसी वृत्त को कुछ संभागों में केंद्रीय वृत्तों द्वारा विभक्त करो। तो कोई वृत्त है उसे कुछ संभाग में बांट देना है। मान लो पहले एक ये वृत्त था, इसका सेंटर ये था, तो इसे हमें कुछ संभागों में बांट देना है। तो इसे आप कैसे बांटेंगे बेटा, तो इसे आप सेंटर तो ध्यान ही दे दिए हैं, अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी लंब रेखाएं डाल के आराम से इसे बांट सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी करने हैं। मान लो स्टार्टिंग से आपने किया और यहाँ से आपने स्टार्ट किया काम, तो सबसे पहले इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन ये तो आपका सेंटर रखना है, सेंटर तो आपका सेम ही रहेगा, तो सेंटर आप सेम ही रखिए। मान लो एक वृत्त लीजिए इस टाइप से, इस वृत्त को कुछ खंडों में बांटना है, तो इसके ऊपर आप जितना चाहें उतना खंड कर सकते हैं। जैसे आपने पहली दूरी ये भर ली, दूसरी ये भर ली, तीसरी ये भर ली, चौथी ये भर ली, पांचवी ये भर लीजिए। तो सबकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। अगर इस पे स्पर्श रेखा भी आप खींच देते हैं, लंब रेखा खींच देते हैं, तो कोई हानि नहीं है। जैसे ये एक दूसरे से समानांतर रखिए तो थोड़ा डाटा देखने में अच्छा लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी की त्रिज्याएं भिन्न है। लंब रेखा इसकी त्रिज्या पे सदैव लंब ही रहता है, लंब रेखा, ठीक है। लंब रेखा मतलब 90 डिग्री कोण बनाता हुआ डाटा निकले, वही है लंब। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं और कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। जितने खंडों में चाहें, अब इसमें इन्होंने 4 संभाग किए हैं तो इसलिए 4 संभाग माने हैं, आप चाहें तो 6 संभाग कर सकते हैं। मान लो इन्होंने एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त पे इन्होंने बार बार 4 खंडों में डिवाइड कर लिया। अब इसमें ये इनका सेंटर था और सेंटर से इन्होंने बराबर बराबर दूरियों पे भरा, ये सेंटर था। अब मान लो इन्होंने इस टाइप से पहली रेखा खींची, तो ये त्रिज्या है, यहाँ भी बराबर होगी, यहाँ भी बराबर ही होगी। देन अगला इस टाइप से खींच दिया, नेक्स्ट वाला इस टाइप से खींच दिया, उससे नेक्स्ट वाला इस टाइप से खींच, तो जैसे भी वो खींचना चाहें खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बराबर खंडों में बांटना है, 3 में कर दीजिए, 4 में करना है 4 में कर दीजिए, जो भी आपको करना है वो आप बता सकते हैं।
सबसे पहले आपको एक त्रिज्या ही दर्शानी होगी। अब इस त्रिज्या को हमने 4 खंडों में डिवाइड किया, देन पहले वाले को पॉइंट माना और उसके बाद हमने नियत दूरी से इसे केंद्र मान के वृत्त खींचना स्टार्ट कर दिया। अब जितना खंड आप चाहें उतना खंड आप कर सकते हैं और दर्शा सकते हैं, वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। आपका जो है खंड क्षेत्रफल वाला कंफर्म हो जाएगा। ये एक प्रश्न सॉल्व करने पे आपको 16 अंक मिल जाता है। ठीक है, सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस कई बार वृत्त पे कहा है, कई बार क्षेत्रफल इसके लिए कहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये बताइए नहीं ये बताइए, कुछ ऐसे भी डाटा दे देता है और उसके लिए भी क्वेश्चंस कह देता है कि कोई 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और उसके बराबर एक वृत्त बनाना है और उसी के क्षेत्रफल के समानुरूप फाइनली एक वृत्त का रचना कर दीजिए। तो अगर 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है तो 25 सेंटीमीटर के साथ साथ पाई लग जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी स्क्वायर के बराबर हमें फाइनली एक स्क्वायर बना देना है, यानी वर्ग बना देना है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आज का ये क्वेश्चंस था, तो इसे 4 संभागों में डिवाइड किया गया है, कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी आप 3 से 4 बार कर लेंगे, आराम से आपका अंकन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तो सेक्शन द आएगा, जिसे हम लोग रचनात्मक ठोस ज्यामिति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे उत्सेद एवं अनुविक्षेप आपको खींचना होता है। मान लो कोई आप घर बनवा रहे हैं, तो घर का बाहर से चित्र तो इस टाइप से है, लेकिन घर में अंदर आपने कमरे बनवाए, तो कमरों में कोई गैलरी रखा, कोई दीवार रखी, तो ये दीवार की मोटाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, अंदर ये एरिया इसका कितना है, इस टाइप से होता है अनुविक्षेप एवं उत्सेद। ठीक है, तो उत्सेद आपको फ्रंट दिखाता है, जबकि अनुविक्षेप आपको बैकवर्ड दिखाता है। ऊपर से नीचे देखेंगे अनुविक्षेप दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जो है प्रतिरूप होता है, प्रतिछाया ही होती है अनुविक्षेप एवं उत्सेद। जैसे वर्ग का अगर पूछ लिया जाए उत्सेद बटा अनुविक्षेप क्या होगा, तो वर्ग का उत्सेद बटा अनुविक्षेप वर्ग बटा वर्ग ही होता है, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं घन बटा घन, या घन का जो है कितना होता है तो वर्ग बटा वर्ग होता है। गोला का क्या होता है, वृत्त बटा वृत्त होता है, उत्सेद बटा अनुविक्षेप। जैसे गोला ठोस होता है, ठोस गेंद को हम लोग गोला मानते हैं, और गोला को आप किसी साइड से देखेंगे तो वृत्त ही दिखेगा, इसलिए उसका गोला का क्या होता है उत्सेद बटा अनुविक्षेप, तो गोला का हो जाएगा वृत्त बटा वृत्त, उत्सेद बटा अनुविक्षेप इसका ये निकलता है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन ए में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले रीडिंग में कहा गया है 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पे भूमि पे रखा हुआ है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर समतल से 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। इस घन का अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचिए। तो सबसे पहले एक साधारण जो है क्षैतिज रेखा हमें खींच लेनी है, जिसे हम लोग क्षैतिज समतल नाम दे देंगे। उस पे एक भिन्न दर्शाया गया है। एक ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींच लीजिए थोड़ी सी दूरी पे। कह रहा है जो घन है वो 60 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। तो 60 डिग्री कोण हो या 100 डिग्री, जितने पे कह जाए उतने पे आप झुका दीजिएगा। जो आपने ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची है उसके समानांतर रेखा खींच लीजिए और चांदा रखिए इस पे, और इस साइड से देखते हुए 60 जहाँ आ रहा हो वहाँ पॉइंट कर दीजिए, सीधे उसे मिला दीजिए। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये तो 60 डिग्री पे इसने झुका दिया है। देन इसका एरिया 4.5 सेंटीमीटर का है, यानी 4.5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है। 4.5 इस पे, 4.5 ही इस पे आना है, और 4.5 जहाँ पे आपको पूरा हो रहा हो देन 4.5 इस पे आपको जाना है, और 4.5 ही आपको इस साइड से भी आना है। तो इस टाइप से जो आपको घन मिलेगा वो 4.5 सेंटीमीटर प्रत्येक एरिया इस टाइप से इसका हो जाएगा। अब इसका हमें अनुविक्षेप भी खींचना है, उत्सेद भी खींचना है। तो अगर इसका अनुविक्षेप खींचना है तो डॉटेड लाइन में आपको सीधे ऊपर जाना होता है। मैंने पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। करना क्या होता है, सीधी रेखाओं को ही आपको मिलाना होता है। प्रत्येक पॉइंट से आप अगर रेखा खींच लेते हैं तो ऊपर आपको बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप से आप ऊपर भी बना सकते हैं और ऊपर एकदम चौकोर डाटा बन जाएगा। प्रत्येक भुजा 4.5 ही सेंटीमीटर की होगी। 4.5 यहाँ भी रहेगा, 4.5 यहाँ भी रहेगा, और ये भी डाटा 4.5 ही सेंटीमीटर में रहेगा। तो उत्सेद और अनुविक्षेप दोनों खींच गया है। ऊपर वाला डाटा ये उत्सेद कहलाता है, उत्सेद, और नीचे वाला ये जो डाटा बन के आया ये इसका अनुविक्षेप है। तो ये इसका अनुविक्षेप है।
उत्सेदन विक्षेप पे लगभग हमने 10 से प्लस वीडियो, 10 से ज़्यादा वीडियो देखा है। उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में पूरे क्वेश्चन एक साइड से ही कराए गए हैं। अब जो जो आपने किया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। जैसे सबसे पहले आपने समानांतर रेखाएं खींची, तो समांतर रेखा एक क्षैतिज समतल पे खींची, एक ऊर्ध्वाधर समतल पे खींची। देन ऊर्ध्वाधर समतल पे 60 डिग्री चांदा रखा, 60 डिग्री कोण देखा और 60 डिग्री पे आपने एक रेखा खींच दी। अब जो आपने 60 डिग्री रेखा खींची थी उससे 4.5 सेंटीमीटर दूरी पे एक अन्य रेखा इसी के समानांतर खींच दी। मान लो इसका नाम किया ए बी, तो ए बी के समानांतर दूसरी रेखा सी डी भी आपने खींच दी। बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। देन ए बी पे 4.5 सेंटीमीटर जाने के बाद हमने एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर मिला दिया। जैसे AD हमने मिला दिया है, अब AD को हमें AC पे भी मिलाना है, जो कि AD के समानांतर ही होगा। अभीष्ट जो एरिया तैयार होता है वो अभीष्ट एरिया मेरा जो है फिगर में जो कहा गया है कि घन तैयार होगा, वो घन बन के तैयार हो जाता है। प्रत्येक भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर हो जाती हैं। इसी का उत्सेद आप ऊपर खींचते हैं, डॉटेड लाइनों में हर एक पॉइंट को मिला दिया जाता है और उसके बाद फाइनली जो है फिगर ड्रा कर दिया जाता है। तो ऊपर सीधे सीधे आपको घन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 60 डिग्री झुकाव के साथ घन मिल रहा है। इंपॉर्टेंट हो गया। रचना विधि भी आपने लिख दी, ये भी आपका 16 अंक पक्का हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला खंड मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सममितीय चित्रण। तो सममितीय चित्रण बेटा डाटा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ भी आपको केवल चित्र ड्रा करना होता है। बहुत से क्वेश्चंस पेपर में फाइनली यही क्वेश्चंस पूछा गया है कि अल्फ़ाबेट पूछ लिया गया है। सीधा सीधा अल्फ़ाबेट कई बार रिपीट हुआ है। जैसे क्वेश्चंस रीड करते हैं, लकड़ी के ब्लॉक अक्षर F का सममितीय चित्र बनाइए। इसकी चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर की काट 1 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों डाटा दर्शाया जाए। F लिखना है, तो F में ये जो है 4 सेंटीमीटर, ये जो है 7 सेंटीमीटर और जो ये है मोटाई इसकी है 1 सेंटीमीटर रखनी ही रखनी है। तो यही आपको दर्शाना है। यहाँ पे दर्शा सकते हैं, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। खाने यहाँ भी आपको डिवाइड कर लेने हैं आधा आधा सेंटीमीटर में। जब आप बांट लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। पहले एक समानांतर रेखा खींचिए, मैंने बहुत बार कहा है। चांदा रख लीजिए, चांदा रखिए, कोई 10-20 डिग्री कोण ले लीजिए, चाहे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ज़्यादातर 30 डिग्री पे यहाँ क्वेश्चंस कराए गए हैं, 30 डिग्री पे ले सकते हैं। दोनों साइडों में रेखा खींच लीजिए 30 डिग्री पे। उसके बाद जो मिड पॉइंट है यहाँ पे आपको सीधे सीधे लंब रेखा खींच लेनी है। इस टाइप से लंब रेखा जब खींच लेंगे तो इस पर बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे एकदम चित्र जो है साफ सुथरा दिखेगा। उसके बाद लंब रेखा आपने खींच ली तो 7 सेंटीमीटर हाइट ही इसकी रखनी है, ये ध्यान रखना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अगर हाइट रखना है तो 7 सेंटीमीटर पे आप जो ये वाली रेखा है इसके समानांतर रेखा इस साइड से खींच सकते हैं। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर रखनी है तो इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर में आप इसे आधा आधा सेंटीमीटर में डिवाइड कर सकते हैं। 1-1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहा गया है यहाँ काट, तो 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लीजिए। आप बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो आप अक्षर बना रहे हैं इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि झुकाव भी ले लिया है और जो है F का ये वाला चित्र आपने तैयार ही कर दिया है। अब आपको काट मेंटेन करनी है। काट किस साइड से मेंटेन होगा, इस टाइप से मेंटेन होगा। 1 सेंटीमीटर आपको बार बार ध्यान रखना है बेटा, मैं पुनः कहता हूँ 1 सेंटीमीटर आपको सदैव ध्यान में रखना ही रखना है। तो इस टाइप से F का जो है आप अभीष्ट चित्र बनाएंगे और जो है वो F का सममितीय चित्रण होगा। तो किस टाइप से चलेगा, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं F जो बना है इसमें प्रत्येक कांट, पुनः कह रहा हूँ, अगर इसके बीच की दूरी देखी जाए ये भी 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी देखी जाए 1 ही सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी देखी जाए ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी देखी जाए ये भी 1 ही सेंटीमीटर है, अगर ये वाली दूरी देखी जाए ये भी 1 ही। इसीलिए कहा जाता है काट की मोटाई 1 वर्ग सेंटीमीटर में होनी चाहिए। वर्ग मतलब चारों साइड से 1-1 सेंटीमीटर दिखे, तो इसमें 3D वैसे ही दिखता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाना है। तो इस टाइप से जो आपने F अल्फ़ाबेट बनाया है वो आपका अभीष्ट सममितीय चित्र हो गया F का। अब इसमें कई बार छायादार कह देता है, तो छायादार के लिए बाहर वाला जो काट होता है इसे आपको रंगना पड़ जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया एक बार और समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक आधार रेखा खींच लेनी है, देन उस पर कुछ कोण खींच लेने हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री जो आपको करना है खींच लीजिए। उसके बाद सीधे एक लंब रेखा खींच दीजिए मिड पॉइंट पे जहाँ से आपने कोण ड्रा किया।
उस पर हाइट रखनी है। जो अल्फ़ाबेट की हाइट रखी गई है, मान लो 7 सेंटीमीटर कहा गया है, 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। 7 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा हो उस पर एक समानांतर रेखा खींचिए, इसके समानांतर, क्योंकि इसका काट दर्शाना है 4 सेंटीमीटर। समानांतर रेखा खींच दिया आपने। उसके बाद आपको सममिति चित्रण बनाना है, तो उसके लिए आपको सेम प्रोसेस करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। केवल प्रैक्टिस 3-4 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं होगा। और इस टाइप से फाइनली आप भी जो है सममिति चित्रण ड्रा कर सकते हैं और हर बार आपका राइट आंसर सही जाएगा। एग्जामिनर भी आपको 100% मार्क देने के लिए बाध्य हो जाएगा। देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस केवल 3 से 4 बार अगर आप कर लेते हैं तो कोई नंबर काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ है जो आपका नंबर कट कर दे। ठीक है, तो इस टाइप से 16 अंक आपका यहाँ से भी पक्का हो जाता है। लास्ट खंड था। इसके बाद हमें आलेखन और प्रावैधिक दोनों में कॉमन सेक्शन करना होता है, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, जिसे हम लोग वस्तु चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, स्मृति चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न सॉल्व करना होता है और 30 अंक वहाँ आपको अकेले ही मिल जाता है। यहाँ पे आप अभी तक देखें, सेक्शन ए में 1-1 नंबर के प्रश्न, सेक्शन बी में 6-6 नंबर के प्रश्न, सेक्शन सी में 16 अंक, सेक्शन डी में 16 अंक, सेक्शन ई में 16 अंक। लेकिन अब देखेंगे एक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, 30 अंक आपका पक्का हो जाएगा। वो हम लोग अगले वाले सेशन में देखेंगे। लगभग 10 से 15 वीडियो में हम लोग अगला खंड देखेंगे, 10 से 15 वीडियोज़ में, जिसमें हम लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी देखेंगे, वस्तु चित्रण भी देखेंगे, प्रकृति चित्रण भी देखेंगे, स्मृति चित्रण भी देखेंगे, सभी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने लगभग 70% सिलेबस कवर किया है। कुछ लोगों को जटिल लग रहा होगा, समझ में नहीं आया सर ये खंड फा क्या होता है, खंड दा क्या होता है, खंड सा क्या होता है, खंड बा क्या होता है, खंड दा क्या होता है। तो बेटा जब आप शुरू से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है ये। प्रैक्टिस आप नियमित रूप से करते होंगे, हमें उम्मीद है। वीडियो पसंद आया हो बेटा, वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।